हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों शानदार जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की जो क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का पेपर है। साथियों ये जो पेपर है 24 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। साथियों हमारी डेली क्लास चलती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम काफी सारे डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो पेपर है 24 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। साथियों रखौसला बवंजर भी आएगा, रखौसला बवंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों लगातार मेहनत करते रहिए, मेहनत करने का समय है, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों आज की इस क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने है पहला प्रश्न क्या है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इसकी हमने एक ट्रिक भी अपलोड कर रखी है, तो उसको भी हमारे चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। साथियों आपके सामने है पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम या दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1885 में। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। जी हाँ, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो तो कौन सी बनी थी, अध्यक्ष जो बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी। लिख लीजिएगा, एनी बेसेंट कब बनी थी, एनी बेसेंट जो बनी थी कब बनी थी, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी पहली महिला। यदि पहली भारतीय महिला की बात करूं तो आ जाएगा 1925 में। लिख लीजिएगा 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू। क्या बनी थी 1925 में, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि अपन एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें ज्यादा नहीं करना अपन को। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने, फ्लोग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। साथियों अभी तक मैंने जितना भी एनालिसिस किया है इस प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो मैंने सिर्फ ये पाया है कि यदि करंट अफेयर्स आ रही है तो सिर्फ खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स है। बाकी सिर्फ आप जीके में फोकस बढ़िया तरीके से करिए और बढ़िया से 50 नंबर, क्योंकि आपको मालूम होगा जीके जीएस का 50 नंबर का होता है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है और 35 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो इस एग्जाम में जीके जीएस का काफी महत्वपूर्ण जो है तो रोल होने वाला है, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। बड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर नए तरीके से कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। स्मार्ट अप्रोच के साथ, स्मार्ट तरीके के साथ लगातार पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है। जी हाँ साथियों, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, स्कूबा डाइविंग, बास्केटबॉल, तलवारबाजी या शतरंज। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लैग्रेंट फाउल जो होता है वो बास्केटबॉल से संबंधित होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, संस्कृत पुस्तक जंबावती कल्याणम। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, संस्कृत पुस्तक जंबावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे। क्या वो थे नंदी तिमाना या तेनालीराम या कृष्णदेव राय या आलाशानी पेडाना। तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत जो पुस्तक जंबावती कल्याणम उसके लेखक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे वो जंबावती कल्याणम पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दीन ए इलाही। जी हाँ साथियों, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या बाबर। तो ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म है वो अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर ने चलाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या है, भारत के मुख्य, हमारा प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा,
निम्न में से कौन सी समिति, जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था। जी हाँ, निर्धनता के निर्धारण के लिए कौन सी समिति का गठित की गई थी, क्या एस.ओ. तरुपोर समिति या कार्वे समिति या चक्रवर्ती समिति या तेंदुलकर समिति। तो ध्यान रखिएगा, निर्धनता के लिए जो गठित समिति थी उसका नाम था तेंदुलकर समिति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव कोशिकाओं की, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, मानव जो कोशिका होती है उसके न्यूक्लियस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र या 100 गुणसूत्र या 46 जोड़ी गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र। ध्यान रखिएगा साथियों, गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़ों की यदि मैं बात करूंगा तो 23 जोड़े। दोनों तरीके के प्रश्न यहाँ वहां घुमा दिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जोड़े में कोई पूछेगा तो 23 और डायरेक्ट गुणसूत्र पूछेगा तो 46। यदि यहाँ 46 जोड़ी नहीं लिखा होता तो अपन 46 गुणसूत्र आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से, हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, मरुस्थली और बागर मैदान किस राज्य में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, राजस्थान में या अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, जो मरुस्थली और बागर मैदान होते हैं वह राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, स्पेनिश, अंग्रेजी, संस्कृत या फ्रांसीसी। तो ध्यान दीजिएगा, सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, स्पेशल, जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। जी हाँ साथियों, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 8 वर्ष या 18 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि स्पेशल ओलंपिक में आपको भाग लेना है तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 8 वर्ष जरूर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बैंकों को भेजी गई राशि, जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है, बैंकों को भेजी गई राशि, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं। हमारा प्रश्न क्या है साथियों, एक बार बढ़िया से समझिए, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं। ऑप्शन ए है भारत का समेकित विकास, ऑप्शन बी है आपातकालीन निधि, ऑप्शन सी है भारत की आकस्मिकता निधि या ऑप्शन डी है भारत का सार्वजनिक खाता। तो ध्यान दीजिएगा, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा भारत का सार्वजनिक खाता जो होता है उसके प्रावधान के तहत ये आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जो जमा जैसे बचत होते हैं वो भारत का सार्वजनिक खाता के तहत आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया, जी हाँ हमारा प्रश्न है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था। जी हाँ साथियों, जहाज के द्वारा पूरी दुनिया भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था, वास्को डी गामा, आर्किमिडीज, मार्को पोलो या फर्डिनेंड मैगलन। तो ध्यान दीजिएगा, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था, फर्डिनेंड मैगलन था। कौन था, फर्डिनेंड मैगलन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटियम, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, ये समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं। ठीक है, क्या है हाइड्रोजन परमाणु के, आइसोटोन है या आइसोलाइन है या समस्थानिक है या संभारिक है। तो आंसर हो जाएगा ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम जो है ये हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक है। समस्थानिक कहते किसे हैं, जिसमें परमाणु की संख्या समान, क्या हमारी बात, परमाणु की संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। संभारिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, उनको हम संभारिक कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है भारत के किन क्षेत्रों में, जी हाँ प्रश्न क्या है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, कच्छकारण में, लद्दाख में या हरियाणा में या थार में। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो लद्दाख के क्षेत्र में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोनोरन, जी हाँ प्रश्न क्या है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ साथियों, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, सोनोरन रेगिस्तान जो है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। किसमें स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये थोड़ा सा प्रश्न क्लियर तरीके से विजुअल नहीं हो रहा इसलिए अलग तरीके से चलती है। ठीक है, अनुदान की मांग के लिए जो मतदान, थोड़ा सा प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, पुलिस
कृषि सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची के से संबंधित है? जी हाँ साथियों, पुलिस, कृषि और सिंचाई जो है भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां या राज्य सूची? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, पुलिस होती है और कृषि और जो सिंचाई होती है वो भारत की राज्य सूची से संबंधित है। 3 तरह की सूचियां बनी होती है, एक राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघीय सूची। ठीक है, संघीय सूची में सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार का अधिकार होता है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, अलग तरीके से सूचियां किससे ली गई हैं? तो किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, सॉरी फॉर दैट, कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। थोड़ा ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन प्रश्न जो 18वें प्रश्न पे चलते हैं। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है इनमें से? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, ऑप्शन बी है कर अनुपालन लागू करने के कारण, या ऑप्शन डी काले धन में वृद्धि, या ऑप्शन डी आधार करों में वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने, मतलब करदाताओं की संख्या नहीं बढ़ रही है और राजस्व कर भी नहीं बढ़ रहा। तो किस वजह से नहीं बढ़ रहा? क्योंकि काले धन को छुपा के रखे हुए हैं, तो काले धन में जो वृद्धि है इस वजह से इनकी संख्या नहीं हो रही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? बुद्ध को, हमारा प्रश्न क्या है? बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, या बोधगया में? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहां पे? बोधगया में। बुद्ध का पहला जो बुद्ध ने जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो कुशीनगर में बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्न में से, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को, या चरक को? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में हम किससे जाते हैं? महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? लंबे समय तक, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? लंबे समय तक, बढ़िया तरीके से थोड़ा सा प्रश्न को जिससे अच्छे समझा दूं, आपको अच्छे से दिखे। हाँ, ये प्रश्न आ गया। क्या लिखा है? लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जी हाँ साथियों, जब लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में कॉपर के बर्तन रहते तो उनमें हरे रंग की जो है तो परत चढ़ जाती है। उनमें से ये किस वजह से चढ़ जाती है? ऑप्शन ए है कॉपर ऑक्साइड और नीली हरी शैवाल के कारण, या लाइकेन और कॉपर कार्बोनेट के कारण, या कॉपर हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण, या कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनमें हरे रंग की जो कोटिंग चढ़ जाती है वह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण जो है तो ये परत चढ़ जाती है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अप्रत्याशित स्थितियों में, जी हाँ प्रश्न क्या है एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं। अप्रत्याशित, ये प्रश्न, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा आयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो फंड होता है कौन सा है? ठीक है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन बी है भारत का समेकित कोष, ऑप्शन सी है आपातकालीन निधि, ऑप्शन डी है भारत का सार्वजनिक खाता। तो अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला फंड है उसको हम क्या बोलते हैं? भारत की आकस्मिक निधि। ठीक है, क्या होता है? भारत की आकस्मिक निधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन, जी हाँ WTO का मुख्यालय कहाँ पे है ये आप बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में, 1996 में, 1994 में, 1993 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना,
जी हाँ, ये किसमें दिया हुआ है, इसमें जो आर्टिकल है सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। ठीक है, प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। मतलब भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय होगा या किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 136 में, अनुच्छेद 147 में या अनुच्छेद 142 में। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन की से संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 124 से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि हम डेली 25 प्रश्न हैं, आते 50 प्रश्न हैं, लेकिन जिससे आपको वर्डन ना पड़े तो बढ़िया तरीके से धीरे धीरे बढ़ी, जिससे आपके दिमाग में बातें सारी चढ़ती जाएं, इसलिए हम 25 और अगले 25 प्रश्न अगले दिन करेंगे। ठीक है, इसी पेपर का एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया, 1953 में, 1947 में, 1949 में या 1950 में। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1949 में इसका गठन किया गया। ठीक है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन 1949 में किया गया। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।